जय हिंद दोस्तों। और आज हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आपको क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कॉमन डाउट है बच्चों के कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू पढ़ें। आप 6 to 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है न्यू वाली, या आपका 11-12 से काम चल जाएगा। ठीक भैया, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ें या सभी चैप्टर पढ़ना जरूरी है आपको, शॉर्ट नोट बनाएं या फिर हाइलाइटर से काम चल जाएगा। तो ये सारे जो डाउट हैं, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, और इन कॉमन प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये सभी एनसीईआरटी के फोटोज लगा रखे मैंने। ठीक है, फ्रंट पेज के आपके जो कवर पेज है वो कवर पेज के फोटो है। तो ये आपकी 6 वाली एनसीईआरटी है, ये 7th वाली है, ये 8th वाली है, ये 9 है, और ये 10 वाली एनसीईआरटी है। तो ये 9-10 वाली एनसीईआरटी ये आपकी 6 to 10 तक की एनसीईआरटी नई वाली है। उसके बाद ये 11-12 की एनसीईआरटी है। तो 11-12 में आप 12th के अंदर 3 एनसीईआरटी आती है, पार्ट 1, 2, 3, ये 3 एनसीईआरटी है। और ये है आपकी रामबाण जो है पुरानी एनसीईआरटी। तो पुरानी एनसीईआरटी में मैंने इसका बड़ा इमेज यहाँ लगा दिया और इसका बड़ा इमेज यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत की और आधुनिक भारत की, और एक होती है आपकी ये वाली मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी। ठीक है, ये वाली। ठीक, तो ये इसमें 3 एनसीईआरटी आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी है। अब चर्चा करेंगे हम कि नई वाली पढ़ना है या पुरानी वाली पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, और इंडेक्स सहित चर्चा करेंगे सारी के सारी एनसीईआरटी के बारे में सब। और एक और चीज बता दूं मैं कि आप दोनों एनसीईआरटी लेकर मत बैठ जाना। दोनों एनसीईआरटी अगर लेके बैठ गए आप कि नई वाली भी पढ़ लूंगा और पुरानी वाली पढ़ लूंगा, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ये एक क्यूट सा बच्चा है जिसके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो इस टाइप से आपका बर्डन बढ़ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो बर्डन बढ़ाना है तो दोनों एनसीईआरटी पढ़ो, और आपको हल्का करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, 1-2 बार 3 बार, उसके फिर शॉर्ट नोट बना लो, और उन शॉर्ट नोट को बार बार पढ़ोगे तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगी। आपकी प्राचीन भारत की हो, मध्यकालीन भारत की हो, आधुनिक भारत की हो, जो भी हो, आपकी आराम से कवर हो जाएगी। अब इंडेक्स सहित हम देखते हैं। एक और एनसीईआरटी आती है जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि भारतीय कला का परिचय, और ये है दूसरी। तो ये फर्स्ट वाली है भारतीय कला का परिचय, ये भारतीय कला का परिचय, ये सेकंड वाली है। ठीक है, अब फर्स्ट वाली में क्या है, तो इसमें वास्तुकला और आपका चित्रकला, और उसके बाद आपका मूर्तिकला, ये तीनों चीजें इसमें दे रखी है। अब चित्रकला कौन कौन सी है, तो वो शैलकृत चित्रकलाएं हैं, और कई सारी गुफाओं में जो चित्रकलाएं हैं वो दी गई हुई हैं। उसके बाद इसमें सारी की सारी चित्रकलाएं हैं। तो इसमें चित्रकलाएं कौन कौन सी, तो मुगल कालीन जो चित्रकलाएं, लघु चित्रकलाएं थी आपकी, वो सारी चीज इसमें दे रखी है। आपके जो सारे डाउट हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे चित्रकला के नाम पे, वास्तुकला के नाम पे यहाँ से। तो ये फर्स्ट वाली एनसीईआरटी जो है ये 11th की एनसीईआरटी है, और ये आपकी 12th की एनसीईआरटी। हम इंडेक्स सहित आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर है उन सब के बारे में। ठीक है, तो हम 6 से लगा के 12 तक की नई एनसीईआरटी देखेंगे सबसे पहले तो, इंडेक्स विथ इंडेक्स। उसके बाद हम पुरानी वाली एनसीईआरटी देंगे, पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर क्या है, फिर दोनों के अंदर कंपेयर बताऊंगा। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है या आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम। अब फर्स्ट में चलते हैं हम यहाँ से, नई वाली एनसीईआरटी। अब देखो यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी ना, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, और 6 क्लास की एनसीईआरटी आपको बताती है प्राचीन भारत। इसका व्यू दिखाती है यहाँ 6 क्लास की एनसीईआरटी, वो दिखाती है आपका प्राचीन भारत। ठीक है, कब कहाँ क्या, तो क्या भैया क्या था, कब था, मतलब हमारे पाषाण युग में चले जाओ तो उस समय क्या था, 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, 30,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, तो क्या था और कहाँ था। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया में, उसके बाद आप शेल कर तो भीमबेटका वगैरह आप यहाँ चले जाओ कैसे, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें कहाँ कब कहाँ क्या कैसे, वो सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद एनसीईआरटी जो है वो एक टीचर को भी बताती है कि क्या करना है, और एक स्टूडेंट को भी बताती है कि क्या करना है। तो दोनों के लिए एनसीईआरटी है, और दोनों के लिए यहाँ पे आपको वर्क मिल जाएगा कि दोनों को करना क्या है। ठीक, तो यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, तो आरंभिक मानव की खोज है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक है, आरंभिक नगर है आपको, और
क्या बताती हैं आपकी किताबें और कब्रें, ठीक है, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न, नए विचार, जो अशोक है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है, तो वो एक नए तरीके से चैप्टर बनाए हुए हैं और आपको पढ़ा रखा है प्राचीन भारत में। ठीक, अब आगे चलते हैं हम सेवंथ क्लास की। तो सेवंथ क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपको मध्यकालीन भारत का ट्विस्ट दिलाती है। तो ये मध्यकालीन भारत के बारे में है, सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत। और ये मध्यकालीन भारत आपको कैसे पता चलेगा, तो ये एक दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर है, एक मुगल साम्राज्य वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर जो है तो मेन चैप्टर पढ़ने ही चाहिए आपको, ठीक है। तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, आपके नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, शासन और इमारतें, जो आपकी गुम्मतें कैसी थी, ठीक है, मकबरे वगैरह, इन सब के बारे में जो मुगल साम्राज्य के समय काल में, जैसे कुतुब मीनार वगैरह जो दिल्ली सल्तनत में, तो ये सारी चीजें। उसके बाद नगर, व्यापारी, शिल्पजन, यहाँ पे जनजाति और खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, ये सारे चैप्टर जो है आपको यहाँ पे सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं उनको। ठीक, उसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो 8th क्लास की एनसीईआरटी ये थर्ड। अब देखो यहाँ पे 7th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ हमारे अतीत फर्स्ट है, सॉरी 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर हमारे अतीत फर्स्ट है, 7th क्लास के अंदर हमारे अतीत सेकंड है, और 8th क्लास के अंदर हमारे अतीत यहाँ पे ये थर्ड है, ठीक है। तो ये वाली थर्ड वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आधुनिक भारत के बारे में बताया गया है, ठीक। क्या आधुनिक भारत, तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि आदिवासी, द्वितीयम, जो आपके स्वर्ण युग की कल्पना है, उसके बाद 1857, उसके बाद उपनिवेशवाद और शहर, ये सारी का दी हुई है। तो ये सारी 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो हमारे अतीत थर्ड है वहां पे दे रखा है, और ये उसकी इमेज है, ठीक है। जो आपका कवर पेज है उसकी इमेज, ये वाली इमेज उसकी है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पे। 9th क्लास की एनसीईआरटी, तो ये वाली एनसीईआरटी 9th क्लास की। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर क्या है, तो भारत में क्या चल रहा है और भारत के साथ साथ विश्व में क्या चल रहा है, उन चीजों के बारे में बताएगी। तो यहाँ पे इसका नाम ही है भारत और समकालीन विश्व। यहाँ पे समकालीन विश्व में क्या क्या घटनाएं हो रही थी और क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही थी, वो सारी चीज बताई गई है। तो ये एक फ्रांसीसी क्रांति है, ये घटना हुई। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो ये प्रक्रिया और ये घटनाएं चल रही थी, रूसी क्रांति वगैरह। और ये नास्तिवाद और हिटलर का उदय, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं। और उसके बाद आपको खंड 1 में ये दे रखा है, मतलब यूनिट 1 मान सकते हो, और यूनिट 2 में आपको जीविका, अर्थव्यवस्था, समाज दे रखा है। तो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद है। उसके बाद आधुनिक विश्व में चरवाहे वगैरह, ये सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं, तो हमारा जो भारत और समकालीन विश्व यहाँ पे फर्स्ट है, और 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपका भारत और समकालीन विश्व में ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो वो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी आपको यही समकालीन विश्व का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग है, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा वाला जो यूनिट है वो दे रखा आपको रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, ठीक है। उसमें मुद्रण संस्कृति है और आधुनिक दुनिया। ये चीज आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर पढ़ने को मिलेगी, नई एनसीईआरटी के अंदर। उसके बाद आप 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आ जाओ। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे हर काल मिल जाएगा आपको, जैसे 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, ठीक। उसके बाद प्रारंभिक समाज के अंदर ये यूनिट 1 है, प्रारंभिक समाज। तो यहाँ प्रारंभिक समाज के अंदर आप जा रहे हो, तो ये 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व है। ये फिर साम्राज्य आ गया, तो यहाँ 100 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, सॉरी ईस्वी पूर्व नहीं, 1300 ईस्वी तक कालक्रम यहाँ पे दे रखा है आपको। यहाँ पे 1300, 1700 ईस्वी और 1700 से 2000 ईस्वी, तो ये सब कालक्रम है।
यहाँ पे, और इसके अंदर जो इस कालक्रम में क्या घटनाएं हुई, क्या चीजें हो रही थी, क्या चीजें चल रही थी, वो सारी चीज यहाँ पे आपको बताएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। ये 11th क्लास की है ना। उसके बाद आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी देखेंगे हम, तो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी के अंदर हम देखने वाले हैं कि फाइन आर्ट की एनसीईआरटी के अंदर आखिर दे क्या रखा है। तो यहाँ देखो, आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलेगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक। उसके बाद सिंधु घाटी की कलाएं हैं, मौर्य काल की कलाएं और मौर्योत्तर काल के रुझान और वास्तुकलाएं वगैरह मौर्योत्तर काल के दौरान, ठीक। तो यहाँ पे सारी चीज आपको दे रखी है, ठीक है। मौर्य काल की कलाएं और मौर्योत्तर काल की कलाएं, बाद की भित्ति चित्र, तो बाद की भित्ति चित्र परंपराएं, तो ये अजंता की गुफाएं, बाग की गुफाएं, आपके एलोरा की गुफाएं, ये सभी गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हैं उनके बारे में बता रखा है। उसके बाद मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला, यहाँ पे ये भारतीय कांस्य मूर्तियां ये दे रखा है। उसके बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला के पहलू, तो यहाँ पे गुम्मदाकार जो आपकी मस्जिदें बनने लगी थी, जो आपके मकबरे बनने लगे थे, तो वो कैसे बनने लगे। उसके बाद इंडो इस्लामिक, तो इस्लामिक के बाद जो आधुनिक भारत आया, तो जैसे लुटियन वगैरह ने हमारा संसद भवन वगैरह बनाया, तो ये इसके बारे में भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज रखिए। तो यहाँ पे क्या है, तो ये 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है ना, 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, और इसका हिंदी में नाम है भारतीय कला का परिचय फर्स्ट, ठीक है। तो भारतीय कला का परिचय सेकंड का है, तो वो 12th क्लास की एनसीईआरटी, ये वाली 12th क्लास की एनसीईआरटी है, भारतीय कला का परिचय। ये फाइन आर्ट सेकंड है, ये फाइन आर्ट फर्स्ट थी, वो फाइन आर्ट फर्स्ट थी। अब यहाँ पे सारी की सारी चित्रकलाएं मिल जाएगी आपको, जैसे पांडुलिपि की चित्रकला है, आपकी राजस्थानी चित्रकला है, मुगल कालीन लघु चित्रकला है, दक्कनी चित्रकला शैली है, पहाड़ी चित्रकला शैली है। उसके बाद बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, आधुनिक भारतीय कला है, और भारत की जीवंत कलाएं एवं परंपराएं। आपको ये सब चैप्टर आपको यहाँ पे सेकंड वाली जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आपकी 12th की, उसमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों। किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपकी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। मेंस के लिए यहाँ पे मैं जोर देके बोल रहा हूं कि फाइन आर्ट जो है ना, ये आपकी कला और साहित्य आपका मेंस के अंदर ये वाला टॉपिक है, और इसके ही डिटेल में चीजें दे रखी है। तो मेंस के अंदर कला और साहित्य आपको कहाँ पढ़ना मिलेगा, तो फाइन आर्ट के अंदर पढ़ना मिलेगा, ठीक। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा 12th की एनसीईआरटी, 12th में भाग 1 है, और उसके बाद भाग 2 है, ये सेकंड पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भाग 1 ही लिख रखा है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो भाग 1 है, ये भाग आपका 2 है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये भाग थर्ड है, ठीक है। तो ये भाग 3 है। तो ये भाग फर्स्ट में ईंट मन के अस्थियां वगैरह, ये वाली चीजें, हड़प्पाकालीन सभ्यता वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद राजा, किसान, नगर, तो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था वगैरह, जैसे आपका मौर्य काल है वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद बंधुत्व, जाति, वर्ग वगैरह। तो ये आपकी प्राचीन भारत के इतिहास का यहाँ पे दर्शन कराती है आपको। उसके बाद ये वाली है, तो ये वाली यात्रियों के नजरिए हैं, भक्ति, सूफी परंपराएं, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो ये दक्षिण भारत में जो राजधानी थी विजयनगर, वहां उसके बारे में दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा मेन कि आपको नई पढ़ना चाहिए या पुरानी। नई वाली एनसीईआरटी मैंने सारी बता दी है, आप नई वाली पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, आप पुरानी वाली पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर नई वाली पढ़ना है आपको, तो आपको 6 से लगा के 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। और पुरानी अगर पढ़ना है, तो पुरानी में 3 एनसीईआरटी मेन बन जाती है आपकी। कौन कौन सी, तो वो है आपकी यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये 11th क्लास की है। और 11th क्लास की प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत 2 है। और 12th क्लास की कौन सी है, तो पुरानी 12th क्लास की एनसीईआरटी मिलेगी आपको आधुनिक भारत की, ठीक। तो ये फर्स्ट से लगा के 7 तक। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट तो प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व दे रखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक दे रखे हैं, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण दे रखा है। तो ये तीनों चैप्टर आपके लिए मेन नहीं है, ठीक है, इनको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है प्रस्तर युग और आदि मानव, जो आपके पत्थरों का युग था ना, पुरा पाषाण है,
पाषाण काल है, मध्य पाषाण है, ताम्र पाषाण है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको दे रखी है। तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 5वें चैप्टर से। फिर उसके बाद 6 वाला चैप्टर है ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां, तो यहाँ से कृषि स्टार्ट हो गई थी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज, तो पहिया का आविष्कार कब हुआ, आंख का आविष्कार कब हुआ, पशुपालन कब होने लगा, कब लोग मांसाहार थे और शिकार करके खाते थे, वो सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी और यहाँ पे दे रखी है अच्छे से किस किस युग में क्या क्या हुआ। उसके बाद हड़प्पा कालीन संस्कृति, तो ये हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे सबसे मेन चैप्टर है और आपको यही चीज फाइन आर्ट के अंदर भी मिल जाएगी कला साहित्य वाली बुक में। उसके बाद आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक युग है, उस उत्तर वैदिक अवस्था है जो राज्य और वर्ण व्यवस्था है जो आपकी चली थी यहाँ पे। उसके बाद आपके जैन और बौद्ध धर्म यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद जनपद, जो आपके 16 जनपद थे, और प्रथम मगध साम्राज्य ही इतना उत्कर्ष पर क्यों गया, बाकी साम्राज्य क्यों नहीं गए, उसके बारे में सारे के सारे डाउट्स के बारे में यहाँ चर्चा है और सारे डाउट्स आपको इस एनसीईआरटी से क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मौर्य युग है, बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज है, ये ईरानी और मकदूनिया का आक्रमण वगैरह ये सब यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ से पढ़ने। उसके बाद आपको ये 15, 16, 17, 18, ये 29 तक चैप्टर हैं पूरे के पूरे। ठीक है, आप देखो ये मौर्य शासन का महत्व है यहाँ पे, सातवाहन युग, उसके बाद सुदूर दक्षिण का इतिहास आरंभ, उसके बाद मौर्योत्तर युग में शिल्प और व्यापार और नगर यहाँ पे दे रखा है, गुप्त साम्राज्य का उद्भव, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है ये प्राचीन भारत की जो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें गुप्त काल है, इसमें आपका मौर्य काल है, इसमें आपका बुद्ध और जैन धर्म है, इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता है, सारी चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम ये 29 के 29 चैप्टर हैं यहाँ पे इसके। उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन पे, तो मध्यकालीन में 20 चैप्टर है। मध्यकालीन में क्या क्या चीज मेन है, तो एक दिल्ली सल्तनत, आपका ये वाला दे रखा है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत ये फर्स्ट और ये सेकंड। उसके बाद मुगल साम्राज्य, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष कहाँ पे हुआ, जब चरमोत्कर्ष था तब अकबर वगैरह ये चीजें थी। फिर उसके बाद औरंगजेब आया और औरंगजेब के बाद उसका विघटन चालू हो गया और मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा विलुप्त प्राय हो गया पूरा पूरा। इसलिए यहाँ पे मुगल और दिल्ली सल्तनत आपको मध्यकालीन भारत में मेन चैप्टर है जो आपको पढ़ने चाहिए और जरूर पढ़ने चाहिए। उसके बाद आपका आधुनिक भारत। अब देखो ये आधुनिक भारत जो है आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ लेते हो, स्पेक्ट्रम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो उसको, बिल्कुल अच्छे से। पर यहां से क्या होगा, सर ये आधुनिक भारत क्यों पढ़ा रहे हो आप एनसीईआरटी, यहाँ पे आपका मेंस जो है, मेंस में जो आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसी एनसीईआरटी से अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आपको इस एनसीईआरटी से यहाँ पे हर चैप्टर के आप स्पेक्ट्रम पढ़ो कोई समस्या नहीं है, पर हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे ना उन क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करने की या उन क्वेश्चन पे आप आंसर राइटिंग करने की बिल्कुल प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो अच्छे से। अगर यहाँ से आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको आधुनिक भारत के जितने भी वहां पे टॉपिक दे रखे हैं आपको मेंस के अंदर उनमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको व्यक्तित्व दे रखे हैं, वहां पे घटनाएं दे रखी है, तो सारी चीज यहाँ पे आराम से मिल जाएगी आपकी। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर तो आधुनिक भारत आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लो कोई समस्या नहीं है, पर यहाँ पे जो पीछे क्वेश्चन दे रखे ना उन क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग करने की यहाँ पे बिल्कुल आप आंसर राइटिंग करो। यहाँ से यहाँ पे आंसर राइटिंग का बिल्डअप जो होगा वो यहीं से होगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आंसर राइटिंग कहाँ से करे सर, तो वो है आपका आधुनिक भारत या आपका जो जियोग्राफी है वहां से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ये यहां से स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, जो पीछे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उन पीछे के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की आप उस पर कम से कम 30 वर्ड इंट्रोडक्शन है आपका, थोड़ा बहुत बॉडी है, तो 50-100 वर्ड तो लिखने की कोशिश कर ही सकते हो ना इस पे। ठीक है, शुरुआत में तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हो गई। अब देखो मैं 2-3-4 डाउट है, आप 6 नई एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 6 से लगा के 12 तक। ठीक, बिल्कुल पढ़ सकते हो, पर आपको फिर पुरानी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक, और मैं जो रिकमेंडेशन करूंगा वो करूंगा आपका 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी है
एक तो प्राचीन भारत की है और एक मध्यकालीन की है, अभी जो मैंने बताई है, ठीक। और एक एनसीईआरटी है फाइन आर्ट की, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी, ठीक। तो ये जो तीन एनसीईआरटी आप 11th क्लास की ले लो और 12th क्लास की आधुनिक भारत की, ठीक, आधुनिक भारत की, ये आप अगर पढ़ लोगे ना, आपको कोई और एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे आप जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, फाइन आर्ट है, तो इसमें आप जैसे हाईलाइट करते हो ना, तो आप शुरुआत में हाईलाइट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं हाईलाइट की, ठीक है। एक क्वेश्चन भी था ऊपर कि सर हाईलाइट करें या, हम तो उन क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, ठीक, लास्ट लास्ट में। देखो आपके पास क्वेश्चन थे 6 to 12 तक पढ़े, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है 11th और 12th की, ठीक। ये डाउट सोल्व। सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है या सभी चैप्टर पढ़ना है, तो आप सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी अगर सभी चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका ही धन्यवाद होगा, आपके ही काम देगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्टेड चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको हाईलाइट तो करना ही है, कोई समस्या नहीं है। पर आपको 2 3 4 बार आप जब एनसीईआरटी पढ़ लो ना, तो उसके बाद आप 20 से 30 पेज के आप शॉर्ट नोट बना सकते हो एक एक एनसीईआरटी के, ताकि आपको बर्डन ना हो, ठीक है। और उन शॉर्ट नोट से चीजें कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको पूरी की पूरी चीजें स्टोरी के फॉर्म में दे रखी है, आप उनको कीवर्ड के फॉर्म में चेंज करके एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, तो मैं रिकमेंड करूंगा ओल्ड को। उसके बाद 6 to 12 पढ़े, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको ओल्ड वाली पढ़ना है। उसके बाद सिलेक्टेड चैप्टर पढ़े, सभी पढ़ना है तो सभी पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोट्स बनाना है तो बिल्कुल आप लास्ट लास्ट में जाओ, आप 2 3 4 बार उन किताबों को अच्छे से रीडिंग करो। उसके बाद आपको समझ में आने लगे तो आप उनके शॉर्ट नोट बना लो और उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई है सारी की सारी क्लियर, ठीक है।